Good morning, everyone. Today we are continue with our wave nature of the electromagnetic waves. ठीक है, कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस डेराइव की थी और ये देखा था कि वो वेव्स जो हैं किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं हमारी, वो वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं नेचर के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है. ट्रांसवर्स आपकी दो तरह की वेव्स होती हैं एक तरीके से. ठीक है, अगर हम देखें ध्यान से तो जो दो तरह की वेव्स होती हैं उन वेव्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे एक हमारी हो गई लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स क्या होंगी, जो बैक और फोर्थ इस तरीके से मोशन में आते हैं. जैसे आपने कोई थ्रेड लिया, धागा लिया, उसको दीवार से बांध दिया. ठीक है, और किसी एंड पॉइंट पर जाकर के उस धागे को एक जर्क दे दिया तो उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वो होंगी जब आप एक बार आगे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो उस वेव्स जो उस थ्रेड के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगा. जैसे स्प्रिंग होता है आपका. ठीक है, स्प्रिंग जैसे आपने सपोज करो ऐसे ही एक स्प्रिंग लिया और उसमें उसको प्रेस कर दिया इस तरीके से. ठीक है, तो वो प्रेस होने के बाद जब ओपन होगा तो उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी. लेकिन जब आप एक जगह पर खड़े होकर के जर्क देते हैं, धागे को हिलाते हैं जैसे इस तरीके से, तो उसमें जो ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं दैट इज आर नोन एज ट्रांसवर्स. इनका नाम से ही इनकी पहचान हो जाती है. लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलोंग जो मोशन होता है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल है. ट्रांसवर्स मतलब अप और डाउन, ऊपर और नीचे जो मोशन हो रहा है तो वो ट्रांसवर्स वेव होंगी. ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक तरीके से ट्रांसवर्स प्रूफ करना है नेचर के अंदर. अब इसके लिए देख लेते हैं जो वेव्स, ठीक है, द वेव्स इन विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दैट इज नोन एज प्लेन वेव. जब हम किसी भी वेव की बात करते हैं और वो वेव मूव कर रही है एक्स प्लेन में, तो जब एक्स प्लेन में वो मूव कर रही है तो उसके अंदर हमने कल देखा था कि जैसे अगर हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें ये कोई वेव है. ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट y की तरफ है और मैग्नेटिक कंपोनेंट z की तरफ, और ये मूव कर रही है x डायरेक्शन में. तो h का कंपोनेंट तो इस तरीके से मूव होना है इसका. ठीक है, और y का कंपोनेंट ये मूव होना है. तो हमारा जो प्लेन y और प्लेन z है, इस y और z प्लेन के अंदर, y और z प्लेन के अंदर की हम बात करें, ना xy की बात नहीं करें, zx की बात नहीं करें, तो इस प्लेन के अंदर जो टर्म कांस्टेंट रहती हैं तो दैट इज नोन एज प्लेन वेव्स. दीज प्लेन वेव्स आल्सो कॉल्ड एज वेव फ्रंट्स. इन प्लेन्स को हम वेव फ्रंट का नाम भी दे देते हैं. ठीक है, अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्या, ये पढ़ेंगे कि जो E है और जो H है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्लेन हैं जो स्पेस और टाइम के साथ हमने वेरिएशन दिखानी है उनकी. तो हम अगर एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम ट्रांसवर्स नेचर की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स नेचर की, तो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं अप एंड डाउन मोशन में इस तरीके से, ये अप एंड डाउन मोशन जो हो रहा है वेव्स का, ठीक है, आगे पीछे नहीं मूव होना, इस तरीके से नहीं, अप एंड डाउन मोशन. तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये हमने स्पेस के साथ और टाइम के साथ, दोनों के साथ दिखाना है कि होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो, ठीक है, ट्रांसवर्स होंगी. अगर वो मोशन अप एंड डाउन का स्पेस और टाइम के साथ वेरी हो जाता है तो वो हम ट्रांसवर्स नाम दे देंगे उसका.
अगर वो लेंथ के साथ आगे या पीछे मूव हो रही हैं, लेंथ के साथ स्पेस और टाइम वेरिएशन दिखा रही हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी? लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स प्रूव करना चाहते हैं तो उनका अप और डाउन मोशन स्पेस और टाइम के साथ वेरी होना चाहिए। ठीक है, उनका अप और डाउन मोशन स्पेस के साथ अगर वेरिएशन है तो वो ट्रांसवर्स है। अगर वो लेंथ के अलोंग स्पेस और टाइम वेरिएशन दिखा रही हैं तो वो कैसी हो जाएंगी? लॉन्गिट्यूडनल। तो हमें इनको लॉन्गिट्यूडनल प्रूव नहीं करना, हमें कैसा प्रूव करना है? ट्रांसवर्स प्रूव करना है। तो लेट अस से मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस पर मूव कर रही हैं। मोशन उनका किसकी डायरेक्शन में है? एक्स की डायरेक्शन में। तो जो ई कंपोनेंट है उसका, ठीक है, वो वाई में है और एच कंपोनेंट उसका जेड में है। तो ई और एच कंपोनेंट कौन से प्लेन में हो गए? वाई जेड प्लेन में हो गए। और जब ये वाई जेड प्लेन में हो गए तो ई और एच विल बी कॉन्स्टेंट ऑन एनी पॉइंट और एनी प्लेन पैरेलल टू वाई जेड, क्योंकि उनका वाई और जेड के अंदर जो मोशन है, ठीक है, वही मोशन हमने उसको प्रूव करना है। देखो अब ये वाई और जेड प्लेन में है, तो जब वाई और जेड प्लेन में है तो ई और एच जो भी प्लेन वाई और जेड के पैरेलल होगा उसमें वो कांस्टेंट रहनी है, चेंज नहीं होनी है। तो ई वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, ई जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई और ई जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, मोशन कहाँ पर हो रहा है? एक्स के अलोंग मोशन है, ना तो वो वाई के अलोंग मोशन हो रहा है उनका और ना ही जेड के अलोंग मोशन है। मोशन सिर्फ किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग। तो वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट में जो भी टर्म रहेंगी, यानी कि वाई जेड प्लेन में जो भी टर्म रहेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? कांस्टेंट होने वाली हैं। और वाई में कौन सा कंपोनेंट है? ई, और जेड में कौन सा कंपोनेंट है? एच। तो मैंने अभी यही लिखा है कि ई वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, या ई जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई और ई जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 0, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एच के लिए भी यही वैल्यू हो जाएगी। एच विद रिस्पेक्ट टू वाई, एच वाई का, एच वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, एच जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, एच जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड भी क्या होगा? 0। यानी वाई जेड प्लेन में चाहे ई हो चाहे वह एच हो, दोनों ही की टर्म्स क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। एक बार ई वाई को हमने ई वाई को वाई और जेड प्लेन के साथ दिखा दिया, फिर ई जेड को हमने किसके साथ दिखा दिया है? वाई और जेड प्लेन के साथ दिखा दिया है। ठीक है, ऐसे ही एच वाई को हमने वाई और जेड प्लेन में, एच जेड को वाई और जेड प्लेन में दिखा दिया है। ये क्या हो गए? दोनों 0 हो गए। ठीक है, क्योंकि वाई जेड प्लेन में है। अब प्रूफ करना है हमने इनको कि टाइम के साथ वेरिएशन होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव में। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमने ले ली, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। डेल डॉट ई का मतलब क्या है? डेल क्या होता है? करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, और इनटू में ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के, ये हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? करली ई एक्स बाई एक्स, करली ई वाई बाई वाई, ई जेड बाई जेड इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ये लिख दिया हमने। ठीक है, ओपन करके लिख दिया है। और हमने y कंपोनेंट और z कंपोनेंट दोनों क्या हैं? 0। तो जब इसमें y और z 0 हो गए तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। यानी ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज आल्सो 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही क्या करना है, इसको हम दूसरी इक्वेशन के साथ सोल्व करते हैं। डेल डॉट बी, मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, या बी को हम म्यू नोट एच लिख दें तो डेल डॉट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हमने डेल डॉट एच को क्या लिख दिया? करली एच एक्स बाई एक्स, एच वाई बाई वाई, एच जेड बाई जेड, इसको ओपन कर दिया इक्वल टू 0। एच की वाई और जेड वैल्यू हमारे पास क्या है? ऑलरेडी 0। तो ये टर्म भी हमारे पास क्या आ गई? 0 के बराबर आ गई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ई का
यानी ई क्या था हमारे पास, ये था करली ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये, और दूसरा टर्म क्या आ गई है हमारे पास, करली एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी ई का एक्स कंपोनेंट, ई का एक्स कंपोनेंट और एच का भी एक्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज नहीं हो रहे, दोनों की टर्म क्या आ रही है, जीरो के बराबर आई है। तो इक्वेशन 3 और 4 में ये प्रूव हो गया देयर इज नो वेरिएशन ऑफ ई एंड एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, और ई और एच का एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं मूव होना, ये बात प्रूव करती है कि ये वेव्स जो हैं वो लेंथ के अलोंग मूव नहीं हो रही हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं हो रही हैं, और लेंथ के अलोंग जब मूव नहीं हो रही हैं देयरफॉर देयर इज नो वेरिएशन इन द लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट ऑफ ई एंड एच, क्योंकि ई का एक्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में प्रोपोगेशन था, और एच का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज आल्सो जीरो, दोनों जीरो हो गए हैं, तो नो वेरिएशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट ई एंड एच। ई और एच जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट में जीरो हो गए हैं, तो वहां लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट नहीं। अब टाइम का वेरिएशन और देख लेते हैं इसमें कैसे होगा। टाइम वेरिएशन के लिए टाइम की इक्वेशन लिख देते हैं, डेल क्रॉस ई करली बी बाई टी होता है। हमने इक्वेशन ई और एच में ही रखनी है, ये ध्यान में रखना कभी भी जब भी हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो बी को चेंज कर दिया म्यू एच में, ठीक है। अब डेल क्रॉस ई को सॉल्व करेंगे, डेल क्रॉस ई का मतलब क्या होता है, आई जे के, डेल का मतलब करली बाय एक्स, करली बाय वाई, करली बाय जेड, और ई एक्स ई वाई एंड दिस इज ई जेड, ठीक है। अब हम एक बार जब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब इसको छपो देते हैं, और ये दोनों वाई ई जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये और ये, तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा हमारा, आई का, आई का मतलब हो गया एक्स, तो हमने इसको लिख दिया ये। और अगर हम दूसरे वाले को करते हैं तो ये टर्म आ जाएगी, इसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई, और जब हम थर्ड वन को करते हैं इसको छुपो करके, तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सोल्व कर दिया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको जब हमने लिखा तो ये वैल्यू हमारे पास x में आ गई, ये वैल्यू y में आ गई, और ये वैल्यू z में आ गई, और ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। अब जब हमारे पास y और z, अगेन y और z यहाँ पर है, e का चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये टर्म भी क्या हो गई, जीरो हो गई हमारे पास, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, वाई ई वाई और ई जेड के कंपोनेंट को, क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं, ई का वाई ई का जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर है, ई का वाई ई का जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड जीरो है। तो अब इस इक्वेशन में हमने जब इसको पुट करा तो एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या आ गया हमारे पास, जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में 5 में पुट करा तो ये टर्म क्या आ गई, जीरो के बराबर, यानी h का x कंपोनेंट, ध्यान रखना, अब h का x कंपोनेंट टाइम के साथ क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि h के x कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू x जीरो हम प्रूव कर चुके हैं, वो लेंथ के अलोंग मोशन नहीं था, यानी हमने स्पेस के अलोंग तो उसको कह दिया कि वो लॉन्गिट्यूडनल है। अब हम जैसे मैंने बताया था टाइम के साथ प्रूव करना है, तो एक बार हमने इसको टाइम के साथ भी प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही हमने दूसरी इक्वेशन को लेना है, डेल क्रॉस एच, दिस इज इक्वल टू हमारे पास होता है जे प्लस करली डी बाई टी होता है, वैसे तो जे प्लस करली डी बाई टी, लेकिन हम फ्री स्पेस के लिए ले रहे हैं तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए जे जीरो हो जाएगा, और ये करली डी बाई टी, और डी को चेंज कर दिया किसमें, एप्सिलॉन ई के अंदर, ठीक है, एप्सिलॉन और ई। अब इसको भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया है, ये टर्म लिख दी। जब z और y होंगे तो इसका कौन सा होगा, x हो जाएगा, x और z होंगे तो y, और y और x होंगे तो z कंपोनेंट। अगेन इस इक्वेशन को लेना है, फिर इसमें हमने h विद रिस्पेक्ट टू z, h विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों टर्म क्या होंगी, जीरो, तो ये टर्म भी हमारे पास किसकी आ गई, जीरो के बराबर आ गई। और ये टर्म जब जीरो के बराबर आ गई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, जीरो हैं, तो करली ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ गया, जीरो, यानी कि x का, आप ध्यान से देखना, हमने ई
x विद रिस्पेक्ट टू x यानी डिस्टेंस के अलोंग जीरो दिखा दिया। ऐसे ही hx विद रिस्पेक्ट टू x अलोंग जीरो, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं है उसके अंदर, यानी देयर इज नो वेरिएशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। अब टाइम के साथ भी उनका कंपोनेंट दोनों का क्या आ रहा है, जीरो। hx विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो आ रहा है, ex विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या आ रहा है, जीरो। तो इस दोनों इक्वेशन से यानी 8 से, इक्वेशन नंबर 8 से और इक्वेशन नंबर 12 से इट इज प्रूव दैट देयर इज नो वेरिएशन ऑफ ex एंड hx विद टाइम। देयरफॉर ex और hx जो हैं वो ना तो स्पेस के साथ वेरी कर रहे हैं ना वो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। यानी ex, ध्यान रखना है, ex और hx ना स्पेस के साथ वेरी कर रहे हैं ना टाइम के साथ। ex का मतलब क्या है, x डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रहे वो। e का कंपोनेंट कौन सा है, y डायरेक्शन में, और h का कंपोनेंट कौन सा है, z डायरेक्शन में है। तो वो ex और hx नहीं वेरी कर रहे। दिस शोज दैट देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। तो कंप्लीटली टाइम और स्पेस के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, तो वो प्रूव हो गया कि वो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं है। और जब वो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं है तो अब हमें उनको ट्रांसवर्स प्रूफ करना है कि वो ट्रांसवर्स कैसे होंगे। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसवर्स प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अब ट्रांसवर्स प्रूफ करना, इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेव नेचर ऑफ मे बी पुट एज ex की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, क्योंकि ex तो मूव कर ही नहीं रहा है। ठीक है, और जब ex मूव नहीं कर रहा तो ex को हम जीरो मान लेते हैं और उसको हम एक बार तो इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं और एक बार इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। अब जब हमने यहाँ पर ये जीरो पुट करा तो ये टर्म खत्म हो गई यहाँ से, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास ये टर्म आ गई, करली EZ बाय करली x म्यू, ठीक है, म्यू करली HY बाय T हो गई हमारे पास ये टर्म। ऐसे ही जब हम इसको यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, ex को यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस म्यू करली HZ बाय T, और हमने इसको यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, यहाँ पर e का z कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x, e का y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि e का कंपोनेंट z का, e का कंपोनेंट y का विद रिस्पेक्ट टू x जीरो नहीं आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर प्रूफ करा था कि e का x कंपोनेंट और h का x कंपोनेंट दोनों आपस में क्या है, जीरो, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब e के तो हमने प्रूव कर दिए कि ये z विद रिस्पेक्ट टू x और y विद रिस्पेक्ट टू x जीरो नहीं है, और ये जब ये जीरो नहीं है तो h के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस में h को हम पुट करेंगे। सिमिलरली वही पुटिंग hx इज इक्वल टू जीरो, अब hx को जीरो पुट करेंगे, अब hx को यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो माइनस उधर चला गया, तो ये टर्म कर ली hz कर ली x परमिटिविटी हमारे पास कर ली EY बाई T आ गया। अब इसमें पुट करेंगे तो HY अपॉन x एप्सिलॉन EZ बाई कर ली T आ गई, ये दोनों इक्वेशंस आ गए। अब इसमें भी आप देखो h का z कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x, h का y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y जीरो नहीं आ रहे हैं। दिस रिलेशन शोज दैट e का z कंपोनेंट और h का y कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस में आप देख सकते हैं। देखो e का z कंपोनेंट h के y के साथ रिलेशन में है, या e का y कंपोनेंट h के z के साथ रिलेशन में है, और उल्टा भी पॉसिबल है, h का z कंपोनेंट e के y के साथ और h का y कंपोनेंट e के z के साथ कंपोनेंट में है। और ये जब दोनों आपस में कंपोनेंट हैं, रिलेटेड हैं, तो EY एंड HZ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि वहां पर टाइम और स्पेस के वेरिएशन जीरो नहीं आ रहे हैं, टाइम और स्पेस के वेरिएशन जीरो नहीं आ रहे हैं। फ्रॉम दिस वी आर कंक्लूडेड दैट कि जब टाइम और स्पेस के वेरिएशन उस टर्म में जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हो गई हमारी नेचर में, ट्रांसवर्स हो गई है नेचर में। ठीक है, इट प्रूव्स दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी कैसी हैं, ट्रांसवर्स है नेचर में, क्योंकि x के साथ ठीक है, h y और h z जीरो नहीं है।
अगर एच एक्स के साथ होता और वो 0 आ रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल प्रूव हो गया हमारा। अब ये तो बात प्रूव हो गई कि वो ट्रांसवर्स हैं नेचर में। अब ये बात भी प्रूव करनी है कि जो ई और एच हैं वो परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, कि ई अगर वाई पर है तो एच की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, जेड पर होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि वो ट्रांसवर्स हो गई नेचर में। ठीक है, और जब वो ट्रांसवर्स है, ई को हमने किसके अलोंग मान लिया, वाई एक्सिस पर मान लिया है। और जब ई वाई एक्सिस पर है तो ई वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन ई जेड और ई एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जब वो 0 हो जाएंगे तो अब इक्वेशन नंबर 13 ये है हमारी, ये है। ठीक है, क्या प्रूव कर रहा है हमने, क्या क्या कंसिडर किया है हमने, कि ई वाई 0 नहीं होना चाहिए, जेड ई जेड और ई एक्स क्या होंगे 0, क्योंकि हमने ई को किसके अलोंग मान लिया है, वाई एक्सिस पर मान लिया। अब ई जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ई जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये सारी टर्म किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। यहाँ करली एच वाई बाई करली टी इज इक्वल टू 0 आ गए यहाँ से। ऐसे ही अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ ई वाई है और यहाँ पर क्या है, ई जेड, तो ये टर्म भी क्या हो गई, 0 हो गई हमारे पास। ठीक है, ये टर्म 0 हो गई, तो करली एच एक्स बाई जेड किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ये टर्म 0 होने से ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि h का भी y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और h का y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x 0 नहीं वेरी कर रहा है। तो वो कहां पर वेरी करेगा, वो सिर्फ देखो h का y कंपोनेंट का मतलब क्या है कि h जो है वो y कंपोनेंट पे है ही नहीं, क्यों, इसीलिए वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। h का y कंपोनेंट है ही नहीं, इसीलिए वो डिस्टेंस के साथ भी वेरी नहीं कर रहा। तो वो किसके अलोंग होगा, एच वाई इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड नो वेरिएशन। इन अदर वर्ड्स एच वाई में भी कॉन्स्टेंट, और वो में भी कॉन्स्टेंट है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ एच जेड की डायरेक्शन में होगा। तो ई का इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई कंपोनेंट, ठीक है, और एच का जेड कंपोनेंट दोनों एक्स और टाइम के साथ वेरी कर सकते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में भी हैं। और यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई है कि ई वाई और एच जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ई वाई एंड ई और एच बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब ये परपेंडिकुलर हो गए तो अब हम वेव को ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स डायरेक्शन में वेव मोशन में है। ठीक है, वाई कंपोनेंट पर कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक, और जेड पर कौन सा होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया ई का कंपोनेंट वाई के अलोंग। ठीक है, और एच कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू वाई, ये जेड, ये एच। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एच, यू कैन सी दिस इज द वेरिएशन ऑफ एच। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि ई और एच दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से मान सकते हैं आप इसको, कि कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि हाउ यू कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो जो चीज़ माइंड में है उसको एक बार सेट कर लें, क्या, कि जब भी हमें ट्रांसवर्स दिखाना है तो वो अप और डाउन मोशन होना चाहिए, लेंथ के लॉन्ग मोशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक्स कंपोनेंट ई का और एच का हमने क्या दिखाया है, 0 दिखा दिया। एक्स कंपोनेंट, एक्स का मतलब प्रोपोगेशन दोनों का 0 हो गया। अब ई और एच का टाइम वेरिएशन भी दिखाना है हमने। अब ई और एच का टाइम वेरिएशन देखो यहाँ दिखा दिया। एच का टाइम वेरिएशन यानी एच का एक्स कंपोनेंट टाइम के साथ भी क्या रहा है, 0। इसी तरीके से ई का ई एक्स टाइम वेरिएशन कितना आ रहा है, 0। तो एक तरीके से ये बात कंप्लीटली प्रूव हो गई कि एक्स कंपोनेंट तो टाइम और स्पेस दोनों ही के साथ मूव नहीं करेगा, और जब वो दोनों ही के साथ मूव नहीं करेगा तो वो ट्रांसवर्स हो गया नेचर के अंदर। अब इसको पूरी तरह से ट्रांसवर्स करने के लिए हमें ये बात दिखानी थी कि ई का जेड कंपोनेंट, ई का वाई कंपोनेंट एच के वाई और जेड के साथ कोरिलेशन में है। अब यहाँ देखो ई का जेड कंपोनेंट
जीरो नहीं आया, ई का वाई कंपोनेंट जीरो नहीं आ रहा, ये दोनों आपस में रिलेशन में आ गए। ऐसे ही एच का जेड ई के वाई के साथ है और एच का वाई ई के जेड के साथ रिलेशन में है। और जब ये दोनों आपस में रिलेशन में है तो इनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि जो ई है वो कहाँ है, वाई एक्सिस पर है, तो ई का वाई तो जीरो नहीं होगा लेकिन जेड और एक्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ किस एक्सिस पर है, वाई पर है। इसीलिए जब हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो ये टर्म हमारे पास जीरो के बराबर है, ये टर्म, ठीक है, ये टर्म जीरो के बराबर आ गई और इसमें ये टर्म हमारी जीरो के बराबर आ गई। तो अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, एच का भी वाई कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यानी एच भी किस डायरेक्शन के अलोंग होगा, जेड डायरेक्शन के अलोंग होगा। ऑलरेडी ई वाई के अलोंग है और एच वाई के अलोंग नहीं जा सकता, तो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सिंस ई वाई वेरीज विद बोथ एक्स एंड टाइम आल्सो एज जेड एक्स आल्सो वेरीज, ठीक है। जेड का एच का जेड कंपोनेंट और ई का वाई कंपोनेंट होगा और वाई और जेड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, इसीलिए हमने इसको वाई और इसको किसके अलोंग, जेड के अलोंग ड्रॉ कर दिया है। तो दिस इज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये प्रूव हो गया कि ई और एच आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर किसी को नहीं समझ में आए कुछ तो आप जो है पूछ सकते हैं।